Good afternoon, everyone. Please join first. Good afternoon, everyone. राहुल, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। बाकी सभी को ज्वाइन करने बोलो जल्दी। ओके, तो आज तुम लोग का 12:45 से क्विज है। सबको ही क्विज नंबर 2 का अटेंड करना, और असाइनमेंट नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो तुम लोग का जैसे कि लास्ट डे में जो लास्ट क्लास था उसमें हम दे दिए, मतलब बहुत बता दिए थे कैसे लैपटॉप पे लिखना है। ऑल उस क्लास में 2-3 जन ही तुम लोग प्रेजेंट थे, उसमें ज्यादा अटेंडेंस नहीं था, पता नहीं क्यों। तो तुम लोग को लैब कॉपी लिख के सबमिट करना है, क्योंकि इस बार तुम लोग का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। मीन्स लैब जो होगा उसके लिए, वाइवा के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, जितना हमारे पास न्यूज है। तो उसके हिसाब से तुम लोग को लैब कॉपी लिखना है। क्या लिखना है नहीं लिखना है ऑलरेडी जो हाँ, कल ही तो था, कल शाम को जो लैब क्लास था कम्युनिकेशन सिस्टम का, उस लैब क्लास में हम लोग ने मैं डिस्कस कर दी हूँ कैसे क्या लिखना है नहीं लिखना है। ओके, और असाइनमेंट नंबर 2 जो है, असाइनमेंट नंबर 2 हम मॉड्यूल पे अपलोड कर चुके हैं। तुम लोग को 30 तारीख के अंदर असाइनमेंट नंबर 2 को लिख के सबमिट करना है, और आज 12:45 को तुम लोग का क्विज टेस्ट है, उस क्विज टेस्ट को तुम लोग को अटेंड करना है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं द सब्जेक्ट। तो तुम लोग का लास्ट डे में जो डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग प्री एम्फेसिस जी एम्फेसिस क्या था नहीं था, मतलब जो सेकंड मॉड्यूल था, सेकंड मॉड्यूल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर थर्ड मॉड्यूल, दैट इज नॉइज इन एएम एंड एफएम। तो एएम और एफएम का जो टेक्नोलॉजी है, मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो टेक्नोलॉजी है, उसमें नॉइस का, उसको नॉइस को, उसमें हम लोग नॉइस को कैसे हैंडल करते हैं कैसे नहीं करते हैं, उस पे नॉइस का इंट्रोडक्शन होने से उसमें जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो मेरा सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स राइज होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर दिस मॉड्यूल, हम लोग बोल सकते हैं दैट इज मॉड्यूल 4। और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नॉइजेस और द इफेक्ट ऑफ नॉइजेस इन एएम एंड एफएम। ओके, अच्छा, मॉड्यूल पे तुम लोग अपना अपना अटेंडेंस दे देना 1 बजे तक। सो तो पहले हम लोग देखेंगे जो मेरा पहला टॉपिक है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो सारा टॉपिक है, इस टॉपिक में से ये जो प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस है, ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसके बारे में हम लोग फिर से नहीं पढ़ेंगे। और बाकी सारे के बारे में यहाँ पे एफएस के पीएस के जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एफएस के पीएस के एंड डीपीएस के। ओके,
तो इफेक्ट ऑफ नॉइज, जो पहला मॉड्यूल जो है या फिर जो मेरा पहला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ नॉइज इन एम एंड एफएम। ओके, नोट्स दिख रहा है सभी को? नोट्स दिख रहा है सभी को? नो मैम। ओके, okay, so effect of noise in amplitude modulation and frequency modulation। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में उसके ऊपर अगर नॉइस का हम लोग इंट्रोडक्शन या फिर उसका इफेक्ट अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या देखना होगा कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और सभी टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड, जैसे कि एम के बारे में अगर हम लोग देखें तो कितना टाइप ऑफ एम्स आर देयर। मेरे पास पहले सबसे पहले जो नॉर्मल एम है या फिर नॉर्मल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल साइडबैंड फुल कैरियर, दैट इज DSP-FC। डबल साइडबैंड फुल कैरियर के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उसमें जो कैरियर्स है उसको हम लोग सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि कैरियर में कोई भी मैसेज सिग्नल नहीं रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, दैट इज नोन एज द DSP-SC। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और भी जो दूसरा टाइप से उसमें से मेरा आ जाता है SSPSC, सिंगल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। उसके बाद आ जाते हैं मेरा VSP-SC, that is vestigial sideband suppress carrier। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ FM signals are there और इतने टाइप्स ऑफ AM signals are there, और FM में भी ले लेते हैं तो there are so many types of FM, नैरो बैंड FM, वाइड बैंड FM, ये सब है। तो ये जो मेरा जो AM और FM है, ये AM और FM में क्या होता है, नॉइज का क्या क्या इफेक्ट होता है अगर हमको देखना है, हमको जानना है, तो इतने सारे टाइप्स ऑफ AM और FM के ऊपर नॉइज का क्या इफेक्ट है उसके बारे में हमको देखना होगा। अब क्या है कि नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है हम लोग का, और वो ये है कि एंगल मॉड्यूलेशन का जो सिस्टम होता है, एंगल मॉड्यूलेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो ये जो एंगल मॉड्यूलेशन का जो सिस्टम है, एंगल मॉड्यूलेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर सिग्नल है उसमें अगर नॉइज का इंट्रोडक्शन हुआ है तो मेजर जो चेंजेस होता है वो किसमें होता है, मेजर जो चेंजेस होता है वो होता है सिग्नल का एम्पलीट्यूड में। तो सिग्नल के एम्पलीट्यूड में अगर मेजर चेंजेस होता है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एंड फेज मॉड्यूलेशन में मेरा जो मैसेज इंफॉर्मेशन होता है वो मैसेज इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एंड फेज वेरिएशन। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेरा एंगल मॉड्यूलेशन का स्कीम होता है उस एंगल मॉड्यूलेशन के स्कीम में मेरा क्या होता है कि हाई डिग्री ऑफ नॉइज इम्यूनिटी रहता है। मींस नॉइज में नॉइज का इंट्रोडक्शन से वहां पे उसका जो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है उस मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट में कोई भी तुम्हारा क्या बोलेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होता है, ठीक है। एंड दिस नॉइज इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड एट द प्राइस ऑफ सैक्रिफाइसिंग चैनल बैंडविड्थ। और इसमें क्या होता है कि जो मेरा एंगल मॉड्यूलेशन है इसमें जो नॉइज इम्यूनिटी हम लोग पाते हैं उसके लिए क्या होता है कि जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो बैंडविड्थ अब क्या है, इसीलिए क्या होता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हायर बैंडविड्थ लगता है, उसका बैंडविड्थ का जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हाई होता है इन द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन द एंगल मॉड्यूलेशन सिस्टम, कैरियर फेज एस्टिमेशन यूजिंग अ फेज लॉक लूप। PLL सिस्टम को यूज करके हम लोग कैसे कैरियर का फेज का एस्टिमेशन कर सकते हैं या फिर फेज को लॉक कर सकते हैं, एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लॉस एंड नॉइज ऑन द एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। और एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में
हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है नॉइज के लिए उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन ए बेसबैंड सिस्टम। बेसबैंड सिस्टम मतलब मेरा जो मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल के ऊपर नॉइज का क्या इफेक्ट है उसको पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन डीएसपी-एस3। DSP-SC मींस जो मेरा डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम, उसके बाद SSB है दैट इज सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम। एंड जो मेरा कन्वेंशनल एम है, मेरा कन्वेंशनल एम कौन सा है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर सिस्टम, उसके ऊपर भी हम लोग नॉइज का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेस बैंड। तो बेस बैंड जो है, बेस बैंड सिग्नल मेरा क्या है, बेस बैंड सिग्नल इज माय मैसेज सिग्नल, जिसको हम लोग बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं या फिर बेस बैंड सिग्नल के नाम से ही जानते हैं। और इस सिग्नल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्राइटेरिया है वो क्या है, बेसिक जो क्राइटेरिया है वो क्या है। जो बेस बैंड सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि बेस बैंड सिग्नल एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। और ये एक क्योंकि और ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्यों होता है, क्योंकि ये एक वीडियो सिग्नल भी हो सकता है और ये एक ऑडियो सिग्नल भी हो सकता है। तो ऑडियो सिग्नल या फिर वीडियो सिग्नल अगर होता है तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग एक स्पेशल रेंज ऑफ सिग्नल को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। मींस ह्यूमन बॉडी जो है वो एक स्पेशल रेंज ऑफ सिग्नल को ही या फिर स्पेशल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही सेंस कर पाती है, और जिसके कारण क्या होता है, और उसका जो पर्टिकुलर रेंज है वो डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी कम है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो मेरा बेसबैंड सिग्नल्स है उसको हम लोग बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। और बेसबैंड सिग्नल में क्या होता है कि उसका जो एम्पलीट्यूड नहीं, उसका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, जिसके कारण क्या है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती। तो सिंस बेसबैंड सिग्नल सिस्टम सर्व्स एज a basis of comparison of various modulation system, we begin with a noise analysis of baseband system, and in this case there is no carrier demodulation to be performed. तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा बेसबैंड सिस्टम है, बेस ऑब्वियसली जो मैसेज सिग्नल है वो एक इंटीग्रेटेड पाथ है कोई भी मॉड्यूलेशन सिस्टम का, जिसको हम लोग मतलब क्या बोले, जिसको हम लोग उसको निकाल नहीं सकते, जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो मेरा बेसबैंड सिस्टम है या फिर जो बेसबैंड सिग्नल है उसके ऊपर नॉइज का जो इफेक्ट है, उस नॉइज के इफेक्ट को हम लोग को देखना है, जानना है। एंड इन दिस केस देयर इज नो कैरियर डिमॉड्यूलेशन टू बी परफॉर्म्ड। और यहाँ पे क्या है, कैरियर सिग्नल का कोई डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया जाता है। द रिसीवर कंसिस्ट only of an ideal low pass filter with the bandwidth W। और यहाँ पे जो रिसीवर है, यहाँ पे सिर्फ एक लो पास फिल्टर है, यहाँ पे कैरियर का कोई भी डिमॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है। बस क्या है कि जो जिस सिग्नल को मतलब रिसीवर के मदद से रिसीव कर रहे हैं उस सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, उस सिग्नल को हम लोग सिर्फ लो पास फिल्टर से पास कराएंगे, सो दैट जो मेरा लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल है वो लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल क्या हो जाए, उससे पास हो जाए, और जो मेरा हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है या फिर जो मेरा कैरियर्स है वो मेरा ब्लॉक हो जाएगा, वो ये इन तक नहीं पहुंचेगा। सो द नॉइज पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर ऑफ ए व्हाइट नॉइज इनपुट इज दिस। तो ये मेरा फॉर्मूला है जहां पे मेरा क्या है कि हम लोग देख सकते हैं, एंड द रिसीवर कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल लो पास फिल्टर विद बैंडविड्थ W, जिसमें क्या है, जो लो पास फिल्टर हम लोग यूज कर रहे हैं उस लो पास फिल्टर का को हम लोग एक सेंटर जो बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ के हिसाब से, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी रेंज को वो पास कराएगा उस पे हम लोग एक तो ट्यूनिंग किए हुए हैं, और उसका जो वैल्यू है, जो बैंडविड्थ का जो वैल्यू है दैट इज W। ठीक है, जो बैंडविड्थ का वैल्यू है दैट इज W। तो उसके हिसाब से जो रिसीवर जो पावर मुझे मिलेगा, या फिर जो रिसीवर है
रिसीवर का आउटपुट में जो पावर उसको मिलेगा दैट वो एक व्हाइट नॉइज होगा, क्योंकि वहां पे रिसीवर में हम लोग क्या बोले हैं कि ड्यूरिंग द प्रोपगेशन क्या होता है, जो सिग्नल है उस पे नॉइज का इंट्रोडक्शन होता है, और नॉइज का इंट्रोडक्शन होने के कारण जो मेरा पावर है, जो नॉइज पावर है वो भी मेरा बढ़ जाए, वो भी उस पे इंक्लूड हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जिसका रेंज है -W2 + W, जो मेरा बैंडविड्थ है उस ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं दोनों लोब्स होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव साइड में। तो जो मेरा टोटल रेंज होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होने के कारण वो पूरा रेंज में हम लोग क्या करेंगे, नॉइज का जो पावर है उसका वैल्यू को लेंगे डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम लोग एक फ्रीक्वेंसी डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई इट विल बी df। तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, उससे हमको क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन हमको मिलेगा। एंड इफ वी डिनोट द रिसीवर पावर बाय PR, द SNR इज गिवन बाय दिस। और अगर हम लोग रिसीवर पावर, ये तो हो गया नॉइज पावर, और रिसीवर का जो पावर है, रिसीवर पावर को अगर हम लोग बेसबैंड सिग्नल के साथ उसका अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालेंगे तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हो जाएगा ये, ठीक है, कि रिसीवर पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो ये मेरा हो गया रिसीवर पावर बाय नॉइज पावर। सो वाइट प्रोसेसेस, तो यहाँ पे जो है, अच्छा ये सब तो तुम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है मेरा, ट्रांसमिटेड सिग्नल, वेट एक सेकंड रुको तो। ओके, तो इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन DSB-SCM, अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख लिए, एंड वाइट प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अपीयर विद द इक्वल पावर। तो हम लोग जो ये बोलते हैं ना कि जो व्हाइट नॉइज है, तो व्हाइट नॉइज हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट नॉइज होता है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉइज जिसमें क्या है, जो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं सभी को इक्वल पावर मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा पावर मिला हुआ है, किसी को कम पावर मिला है। सो द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। ऑब्वियसली जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा अगर सभी फ्रीक्वेंसीज को, मतलब थ्रू आउट द बैंडविड्थ या फिर थ्रू आउट द टोटल स्पेक्ट्रम, हर एक फ्रीक्वेंसी को अगर सेम पावर मिला हुआ है, तो एवरेज अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम लोग देखेंगे तो उसका वैल्यू होगा ये, वो सारी फ्रीक्वेंसी के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि सारे फ्रीक्वेंसी को सेम सेम अमाउंट ऑफ पावर अलॉट किया गया है, या फिर सभी कोई इक्वल पावर लेके बैठा हुआ है। तो इसीलिए ये जो व्हाइट प्रोसेस होता है या फिर जिसको हम लोग व्हाइट नॉइज बोलते हैं, ये होता है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉइज का क्राइटेरिया। तो उसके लिए होता है उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं विथ दिस term, that is SXF. It is a constant for all frequencies, and the power spectral density of thermal noise मेरा जो है, थर्मल नॉइज को हम लोग कंसिडर करते हैं विथ SNF। इट इज यूजुअली गिवन बाय, और जिसका ये जो मेरा थर्मल नॉइज है, थर्मल नॉइज का जो वैल्यूएशन होता है या फिर जिसका जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग that will be equal to KT/2, जहाँ पे K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, और T हो जाता है टेम्परेचर का वैल्यू। मींस ड्यू टू थर्मल नॉइज, मींस क्या, ड्यू टू द थर्मल मतलब टेम्परेचर राइज होने के कारण, टेम्परेचर राइज होने के कारण जो नॉइजेस का या फिर कोई भी सिग्नल के ऊपर जो नॉइज का इन्फ्लुएंस आता है, दोज आर नोन एज द थर्मल नॉइज। सो the value KT is usually denoted by N0, तो उसको हम लोग बोलते हैं N0/2, ठीक है।
So this is the white noises process. Now effect of noise on DSP-SC aim. जो DSP-SC aim है, DSP-SC और aim में मीन्स जो इन द DSP-SC सिग्नल में हम लोग कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो जो मेरा रिसीव्ड सिग्नल है, रिसीव सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे मेरा क्या क्या है, एक तो मेरा उसमें मैसेज सिग्नल है, उसके साथ साथ मेरा कैरियर है। तो एडिंग एंड फिल्टर्ड नॉइज टू द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यहाँ पे क्या है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसपे क्या होता है, जितना नॉइज है उसको हम लोग पहले उसको ऐड करते हैं, उसके बाद उसका जो नॉइज वाला पार्ट है उसको हम लोग फिल्टर करते हैं। तो देखो ये मेरा हो जाता है इक्वेशन, जहाँ पे एक है मेरा कैरियर के लिए, दूसरा है मेरा मैसेज सिग्नल के लिए। तो फाइनली दिस विल बी द माय इक्वेशन for the DSP aim and demodulated the received signal by first multiplying RT by locally generated sinusoidal कैरियर। और जब हम लोग डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं, डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस डिटेक्शन करते हैं। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन में मेरा क्या होता है, सिंक्रोनस डिटेक्शन में हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि जो मेरा डिमॉड्यूलेशन पार्ट होता है या फिर जो मेरा डिमॉड्यूलेटर होता है, वहां पे सिंक्रोनाइज करने के लिए एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल रहता है और सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, लोकली जनरेटेड कैरियर। तो लोकली जनरेटेड कैरियर जो है, इस लोकली जनरेटेड कैरियर क्या होता है, ये VCO से होता है, जनरेट होता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो मतलब सारे पैरामीटर्स होते हैं, इस सिग्नल का सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो जो मेरा कैरियर सिग्नल होता है, उस कैरियर सिग्नल के साथ, जिस कैरियर सिग्नल के साथ हम लोग उसको मॉड्यूलेट किए हैं, उस कैरियर सिग्नल के साथ सारे पैरामीटर्स इक्वल होते हैं। देन पासिंग द प्रोडक्ट सिग्नल थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर हैविंग द बैंडविड्थ W। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग पास कराते हैं थ्रू अ लो पास फिल्टर, सो दैट क्या हो जाए कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बार हम उसको, उसमें जो मेरा लोकली जनरेटेड कैरियर है उसको हम लोग पहले ऐड करते हैं और उसके बाद उसको फिर हम लोग फिल्टर करते हैं। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ RT विथ cos 2 pi FCT प्लस ओमेगा, उससे हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो मेरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इक्वेशन हमको मिलेगा। और RT का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे बैठाए हैं, दैट इज UT प्लस NT। तो UT के साथ cos 2 pi FCT प्लस थीटा, एंड यहाँ पे NT के साथ भी 2 pi FCT प्लस थीटा। और उसके बाद जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसके बाद फाइनली हमको ये वाला इक्वेशन मिल जा रहा है, दैट इज हाफ ऑफ AC MT cos phi प्लस हाफ ऑफ AC MT cos 4 pi FCT plus phi plus half of NCT cos phi NST sin phi। ये जो पूरा इक्वेशन है इतना बड़ा, ये इक्वेशन हमको मिल रहा है। एंड द लो पास फिल्टर रिजेक्ट्स द डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड पासेस ओनली द लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। और ऑब्वियसली जब हम लोग बेसबैंड सिग्नल से या फिर जो मेरा टोटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है या फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ जब हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए उसके साथ लोकली जनरेटेड कैरियर सिग्नल को हम लोग मिक्सिंग करते हैं, और फाइनली जब उसको हम लोग एक लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं, तब मेरा क्या होता है, ओनली जो मैसेज सिग्नल का कंपोनेंट्स है जो कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, वो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पास करता है, और बाकी जितने सारे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या फिर डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, वो सारे कंपोनेंट मेरा फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक है। So the effect of phase difference between the receiver carrier and locally generated carrier at the receiver is a drop equals to cos square phi in the receiver signal power। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि खाली मेरा जो locally generated carrier और जो मेरा normally जो carrier है, जिस कैरियर को हम लोग मॉड्यूलेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उस दोनों में खाली क्या होता है, एक फेज डिफरेंस जनरेट होता है। अदरवाइज जो बाकी सारे पैरामीटर्स है, बाकी सारे पैरामीटर्स इक्वल रहते हैं। और ये जो फेज डिफरेंस है वो कितने का होता है, cos स्क्वायर फाई का फेज डिफरेंस यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं। तो फेज लॉक लूप में क्या होगा कि फेज लॉक लूप, द इफेक्ट ऑफ फेज लॉक लूप इज टू जनरेट फेज ऑफ रिसीव्ड कैरियर एट द रिसीवर।
तो जो मेरा सिग्नल, इसमें क्या होता है कि जो मेरा कैरियर है, जो मेरे रिसीव कैरियर है, रिसीव कैरियर की, इस कैरियर की मदद से हम लोग क्या किए हैं कि सिग्नल को मॉड्यूलेट किए हैं। उस कैरियर का जो फेज है उसको सेंस करता है, उसको लॉक करता है। The phase lock loop is employed, then the phi equals to 0 and the demodulator is called a coherent और synchronous demodulator। और यहाँ पे फेज लॉक लूप की मदद से हम लोग क्या है, जो फेज डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस को हम लोग मिटा देते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट डिटेक्शन और सिंक्रोनस डिटेक्शन, मीन सिंक्रोनाइजेशन करते हैं हम लोग। So in our analysis in this section, we assume that we are employing a coherent demodulator. Obviously, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो मेरा डिमोडुलेटर है दैट इज अ कोहेरेंट डिमोडुलेटर। इसके लिए क्या है, जो फाई का जो वैल्यू होगा वो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये जो उससे पहले वाला जो इक्वेशन था yt, उस yt में हम लोग फाई इक्वल्स टू 0 अगर बैठाएंगे तो फिर मुझे जो इक्वेशन मिलेगा दिस विल बी दिस, दैट इज yt इक्वल्स टू हाफ ऑफ ACMT एंड NCT। Okay. Therefore, at the receiver output, the message signal and the noise components are additive, and we are able to define a meaningful SNR. The message signal power is given by this. तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ऑब्वियसली जब सिंक्रोनस डिटेक्शन होता है तो नॉइज कंपोनेंट जो भी वहां पे यूज हुआ है उस नॉइज कंपोनेंट का या फिर जो नॉइज सिग्नल है उसका जो सारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो सारा एडिटिव हो जाएगा, मतलब सारा ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जब उसको हम लोग, और उससे हम लोग को एक अच्छा खासा सिग्नल टू नॉइज रेशियो मिलेगा, क्योंकि वहां पे सारे नॉइज का जो वैल्यू है वो ऐड हो गया है। और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओरिजिनल सिग्नल के साथ जो नॉइज पावर, उसका जो पावर है उस पावर के साथ नॉइज का जो पावर है उस नॉइज पावर का हम लोग एक अच्छा खासा रेशियो बना सकते हैं। और इस सिग्नल का जो इक्वेशन होता है, उस सिग्नल का इक्वेशन होता है दिस, दैट इज P0 मींस जो आउटपुट पावर है दैट इज AC² by 4 into PM, where पावर PM is the content of the message signal। मतलब ये जो मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल का पावर है, एंड द नॉइज पावर इज गिवन बाय, जो मेरा नॉइज पावर है उसको हम लोग बोलते हैं नीचे वाला इक्वेशन के हिसाब से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, दैट इज PN0 equals to 1/4 PNC plus equals to 1/4 P। and जहाँ पे क्या है, जो पावर कंटेंट NT can be found by noting that it is the result of passing NWT through a filter with bandwidth BC। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा पावर कंटेंट है वो पावर कंटेंट जो भी हम लोग को मिल रहा है उस पावर कंटेंट में क्या है कि जो मेरा बैंडविड्थ है, जो मेरा फिल्टर है, फिल्टर का जो बैंडविड्थ है दैट इज BC, उसके थ्रू जितना नॉइज पास कर रहा है या फिर जो पावर कंटेंट उसके थ्रू जा रहा है उसी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं इस चीज से। ओके, so therefore the power spectral density of NT is given by, और इसके पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यहाँ पे सारे एक्चुअली यहाँ पे जो है ये इक्वेशंस है, देखो यहाँ पे नॉइज पावर का इक्वेशन है और यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे द पैरेलल ऑफ आवर डिस्कशन DSP वी हैव, ये जो है ये सारा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन तुम लोग थोड़ा याद कर लेना। एंड द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन द SSB सिस्टम, अच्छा एंड दिस आर द फॉर SSBSC। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ये नोट्स पे चले जाते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज को यूज करके जो मेरा एम रिसीवर है उस एम रिसीवर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एम रिसीवर से हम लोग जो उसका जो नॉइज कंटेंट है या फिर नॉइज को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो नॉइज इन एम रिसीवर में हम लोग देखेंगे यूजिंग एनवेलप डिटेक्शन। यहाँ पे हम लोग एनवेलप डिटेक्शन का जो मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरा नॉइज है उस नॉइज को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो in the AM signal we have carrier and both side bands, the transmitted AM wave is expressed mathematically as under। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा AM सिग्नल है, AM सिग्नल में नॉर्मली और जनरली क्या होता है, उसमें मैसेज सिग्नल भी रहता है और उसका कैरियर भी रहता है और मैसेज सिग्नल का दोनों साइड बैंड्स भी रहता है। तो उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, ये नीचे वाला इक्वेशन है दैट इज ST equals to BC
इन ब्रैकेट 1 प्लस mt cos 2 pi fct, जहाँ पे bc क्या है, bc है मेरा एम्पलीट्यूड और मेरा जो bc cos 2 pi fct है वो है मेरा कैरियर, और जो xt इज द मैसेज सिग्नल एंड m इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यहाँ पे क्या है, जो mt है दैट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग द एवरेज पावर ऑफ द कैरियर कंपोनेंट इज गिवन बाय दिस। जो मेरा कैरियर है उसका जो एवरेज पावर है उसको हम लोग डिनोट करते हैं दिस इक्वेशन से, दैट इज pc इक्वल्स टू bc स्क्वायर बाय 2। सो द इंफॉर्मेशन बियरिंग कंपोनेंट इन द अबव इक्वेशन इज गिवन बाय। तो यहाँ पे हम लोग जो ऊपर वाला जो इक्वेशन यहाँ पे देखिए, अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तब कौन सा पार्ट रहेगा जो मेरा मैसेज को कैरी करेगा, मैसेज को कैरी करेगा, मतलब मैसेज का जो कंपोनेंट्स होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वो क्या होता है। इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोगों को क्या पता है कि जो भी मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है वो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट किस टर्म में रहता है, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो इन टर्म्स ऑफ अगर एम्पलीट्यूड वेरिएशन में रहता है तो ऑब्वियसली जो एम्पलीट्यूड वाला कंपोनेंट होगा कोई भी इक्वेशन में, उस एम्पलीट्यूड वाला कंटेंट का जो वैल्यू का जो वेरिएशन होगा उसमें क्या होगा, मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट शुड बी देयर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है उसमें क्या है कि दिस इज द इक्वेशन mbc xt cos 2 pi fct। तो ये जो टोटल इक्वेशन है इसमें क्या है, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद, और इसके साथ जो एवरेज पावर है वो एसोसिएटेड रहता है। और यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, बट p इज द एवरेज पावर ऑफ द मैसेज signal xt and the average power of the full AF signal st is therefore equal to bc square by 2 in bracket 1 plus m square bm square into p। तो मेरा जो एवरेज पावर होता है, एवरेज पावर ऑफ द फुल AF सिग्नल का ये हो जाता है दिस। ठीक है, इसका जो सारा डेरिवेशन है, इसका सारा डेरिवेशन हम लोग कहाँ पे देखे हैं, जो पहला जो एब्सोल्यूट मॉड्यूलेशन का चैप्टर्स हम लोग देख रहे थे वहां पे हम लोग ये सारे इक्वेशंस के बारे में या फिर ये सारे डेरिवेशंस के बारे में वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे। सो दैट DSBSS सिस्टम हैज द मैसेज बैंडविड्थ ऑफ FM N0, the channel signal to noise ratio of AM is therefore given by this। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो मेरा DSBSS सिस्टम है, DSBSS सिस्टम में मेरा क्या हो जाता है, उसपे हम लोग जो कैरियर है, कैरियर को हम लोग सप्रेस कर देते हैं। तो कैरियर को सप्रेस कर देने से जो उसका जो बैंडविड्थ है, मैसेज सिग्नल का जो बैंडविड्थ हो जाता है वो हो जाता है FM into N0 और M is there। और यहाँ पे फाइनली जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको मिलता है उसका SNR जो होता है वो SNR कितना होता है, BC square into 1 plus M square BM square and twice FN0। So to calculate the output signal, so to calculate the output signal to noise ratio SNR, for this let us represent the filtered noise NT in terms of its input and quadrature component N1T and N2T। The filtered signal FT applied at the envelope detecting the receiver model has been shown in the figure। तो यहाँ पे क्या है, जो कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, कैलकुलेशंस में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स का या फिर कुछ डेटा का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए फाइनली हम लोग यहाँ पे ऐसे अप्लाई किए। तो जो SNR जो है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है, फॉर दिस let us represent the filter noise in terms of its input and quadrature component। तो यहाँ पे जो मेरा इनपुट नॉइज है उसको हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेचर कंपोनेंट के हिसाब से उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर उसको रियलाइज करते हैं। तो So the envelope detector in the receiver model has been shown in the figure below। यहाँ पे हम लोग receiver model में जो मेरा
क्या है? तो यहाँ पे रिसीवर मॉड्यूल में हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे एक साइड से जो पहला ब्लॉक है दैट इज ओनली नोन एज द नॉइसी ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली जो चैनल के थ्रू जब हम लोग उसको प्रोपेगेट करा रहे हैं तो चैनल के थ्रू प्रोपेगेट कराने में यहाँ पे फेन सिग्नल है, यहाँ पे तो नॉइज है, दोनों को मिक्सअप करके बाद यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे मेरा क्या है, एक बैंड पास फिल्टर है। तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा कि पर्टिकुलर रेंज का फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज को अनवांटेड फ्रीक्वेंसी के इसको रिजेक्ट कर देगा और सप्रेस कर देगा। उसके बाद वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जितना पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए होता है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग पास कराएंगे और वो कहा जाएगा बेस बैंड फिल्टर में। और बेस बैंड फिल्टर से बाद फिल्टरिंग होके खाली हम लोग क्या मिलेगा, जो मैसेज सिग्नल, उसके बाद उससे हम लोग एनवेलप को डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनवेलप डिटेक्टर। और फाइनली आउटपुट साइड में हमको आउटपुट सिग्नल YT मिल गया। सो the noisy model of AM receiver. So यहाँ पे we can see that this is FT, this is ST and this is NT। जहाँ पे क्या है और इसको सारे का वैल्यू को हम लोग को बैठाना है। यहाँ से हम लोग का क्या है अलग अलग, this is FT, this is ST and MT। तो सारे वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे अलग अलग बैठाना है और सारे वैल्यूज को अलग अलग बैठाने के बाद हम इक्वेशन कुछ इस तरीके से पा सकते हैं। So the component which comprises the signal FT and ST and NT and they are presented by a phasor diagram shown below। तो इन सबको हम लोग phasor diagram से denote करते हैं। This will be this and from the phasor diagram, if the phasor diagram, the receiver receives output YT can be obtained by like this। इस इक्वेशन से हम लोग उसका आउटपुट को पा सकते हैं। ओके सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो hence the output signal to noise ratio can be approximately given by this। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि with noise और without noise जो सिग्नल है या फिर बेसबैंड सिग्नल के साथ हम लोग with noise का जो सिग्नल है उससे कैसे हम लोग उसका जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं, वो सब हम लोग करते हैं with the help of equation। जो मेरा इक्वेशन है, जो मेरा जनरल इक्वेशन है उसके मदद से। So this is about the receiver or the effect of noise on the amplitude modulation and तो दिस इज द थिंग। और यहाँ से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ DSP-SC एंड SSB रिसीवर विद कोहेरेंट डिटेक्शन इज 1। यहाँ पे कोहेरेंट डिटेक्शन के कारण DSP-SC और SSB में जो मेरा फिगर ऑफ मेरिट होता है उसका वैल्यू 1 होता है, बट दैट ऑफ एन AM रिसीवर विद एनवेलप डिटेक्टर इज लेस देन 1, उसके वैल्यू एनवेलप डिटेक्टर यूज करके और बेटर रहता है। एंड दिस मींस दैट नॉइज परफॉर्मेंस ऑफ AM रिसीवर is poor as compared to that of SSB and DSP। ठीक है, and the interior noise performance of the AM receiver is due to transmission of carrier as a part of AM signal। तो जो मेरा इंटीरियर जो नॉइज परफॉर्मेंस होता है वो हैम्पर होता है ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरियर एज अ पार्ट ऑफ द एम सिग्नल। तो इसके कारण हम लोग एम सिग्नल में कैरियर का ट्रांसमिशन नहीं करते। So this is all about my noise in AM receiver। Next day we will start with our new topic that is noise in FM receiver। Okay, तो आज इस में किसी को कोई confusion है? Anybody? किसी को कोई? Okay, then आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। विद इन 5 or 6 मिनट्स तुम लोग का जो ये है वो स्टार्ट हो जाएगा जो क्विज है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एवरीवन, प्लीज अटेंड द क्विज। ओके, और आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन थैंक फॉर यू। अटेंडिंग टुडेस क्लास।